तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज का कहानी। रात का समय था, मैं अपने बिस्तर पर सो रही थी। मैं बहुत जवान और खूबसूरत थी और मुझे अपने अलग कमरे में सोने का बहुत शौक था। इस घर में दो ही कमरे थे, लेकिन मेरी माँ ने मेरे कमरे का बहुत अच्छे से सजाया हुआ था और मेरा बिस्तर भी बहुत खूबसूरत और नर्म था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस बिस्तर पर अकेली नहीं सो रही। मैं तो अपने माँ को भी अपने बिस्तर पर सोने नहीं देती थी और आज ऐसा लगा कि जैसे एक साथ ही मेरे बिस्तर पर 4-5 लोग बैठे हैं। शायद मैं कोई सपना देख रही थी या नींद में, मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन जब आँख खुली तो यह देखकर मैं हैरान रह गई कि मेरे बिस्तर पर वाकई 3-4 लोग बैठे हुए थे और वह चारों के चारों कोई और नहीं बल्कि मर्द थे। जैसे ही मैंने चिल्लाने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे चुप रहने का इशारा किया। मैंने कहा, कौन हो तुम लोग, यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो मुझे देखकर हंसने लगे और फिर मुझे डर लगने लगा और मैं अपनी माँ को आवाज़ लगाने लगी, पर मेरी माँ ने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। थोड़ी देर बाद मेरी माँ ने भी दरवाजे में आकर खड़ी हो गई और ऐसे खड़ी हुई जैसे यह तमाशा देख रही। फिर उन लोगों ने मुझे बताया कि मैं हैरान रह गई। उन्होंने कहा कि हम लोग तो रोज ही तेरा मेरा नाम गीता है। मैं बहुत ज़्यादा सुंदर और जवान थी। मेरे बाबा इस दुनिया में नहीं थे, उनका निधन हो चुका था। मुझे उनकी बहुत याद आती थी, लेकिन मेरी माँ हमेशा ही मेरा बहुत ख्याल रखती थी। मेरे बहुत नखरे थे और क्यों न होते, आखिर मैं इतनी सुंदर और गोरी थी। हमारे पूरे खानदान में मेरे जैसा कोई भी गोरा नहीं था। मेरे बाबा भी संवाले थे और मेरी माँ भी सांवली थी। लेकिन जब मेरा दूध जैसा सफ़ेद रंग सब ने देखा तो सब लोग हैरान होकर रह गए। उन्होंने कहा कि इस परिवार में ये इतनी खूबसूरत लड़की कैसे पैदा हो गई। कुछ लोग तो मुझे ये भी कहते थे कि ये हमारी जाति की नहीं लगती, लेकिन मैं इसी परिवार का हिस्सा थी। मेरे बाबा जब तक जिंदा थे तो कभी कभी मजाक में मेरी माँ को ये भी कहा देते थे कि यह हमारी ही बेटी है ना, या फिर तूने किसी और के साथ चक्कर चलाया। तो मेरी माँ भी हंसकर कह देती कि हाँ, चलाया था चक्कर। अगर तुम्हारे साथ ही रहती तो फिर कोई काली कलूटी सी बेटी पैदा होती। फिर दोनों इस बात पर जोर जोर से हंसने लगते। मुझे अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था और मुझे पता था कि मुझे कोई अच्छा रिश्ता मिल सकता है। बेशक हम लोग गरीब थे, लेकिन मेरी खूबसूरती मुझे किसी अमीर परिवार की बहू बनवा सकती थी। इसीलिए मैं अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखती थी और मेरी माँ मेरे लिए बहुत सारे रिश्ते तलाश करने की कोशिश करती रहती थी। पर आजकल मेरे साथ कुछ अजीब हो रहा था। मुझे रात होते ही ऐसा लगता था जैसे मेरे बिस्तर पर ऊपर कोई बैठा है। मैंने अपने कमरे को बड़े चाव से सजाया था, हर तरफ कीमती चीज़ें रखी थी और यह सब कुछ आसानी से नहीं हुआ था। मैंने बहुत ज़्यादा मेहनत और पैसे जमा करने के बाद अपनी पसंद की सारी चीज़ें इस कमरे में रखी थी। मेरा बेड भी बहुत बड़ा था, जिस पर मैं रेशमी चादर बिछा देती थी और तकिए भी बहुत नर्म थे। मैं अपनी माँ को भी अपने कमरे में सोने नहीं देती थी, पर एक रात मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बिस्तर के ऊपर 4-5 मर्द बैठे हैं और ये देखकर तो मैं हैरान रह गई। ऐसा कैसे हो सकता था? मेरी आंखें बंद थी, लेकिन मुझे महसूस हो रहा था। और फिर मुझे ऐसा भी लगा कि जैसे उस समय में से एक आदमी ने मेरी बाजू पर हाथ रखा है। लेकिन जैसे ही मैं एक झटका लेकर उठी तो सामने कोई भी नहीं था। सुबह मैंने यह बात अपनी माँ को बताई तो मेरी माँ बहुत घबरा गई, पर कहने लगी कि तूने कोई सपना देखा होगा। मैंने कहा, माँ, सपना कैसा? सपने में कोई यह थोड़ी ही पता होता है कि आप सपना देख रही हैं या नहीं। मैं सपने में नहीं थी, मैं जाग गई थी और मैं भी ये भी सोच रही थी कि यह सपना हो सकता है। लेकिन मेरी माँ आंखें तो खुल गई थी। मेरी माँ ने कहा, तू कैसी बातें कर रही है? तेरे कमरे में तो कोई भी नहीं जाता, मैं भी तेरे कमरे में नहीं जाती। बात तो उनकी ठीक थी, ऐसे हमारे घर में कोई ऐसे कैसे आ सकता था? और
वो भी रात के समय आता और मेरी माँ को पता भी नहीं चलता। आजकल गर्मी थी तो मेरी माँ बाहर आंगन में ही सोया करती थी और इस घर में कोई था नहीं, इसीलिए मैंने भी उनकी बात पर यकीन कर लिया कि हार शायद मुझे ही भ्रम हो गया होगा। पर चलो, मैंने इस बारे में इतना नहीं सोचा। पर मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखती थी। सुबह नाश्ते में वह मेरे लिए भीगे हुए बादाम, अखरोट, अंजीर, हल्दी वाला दूध, घर में पाली हुई मुर्गियों के अंडे, असली घी का पराठा और मुझे इस तरह की चीज़ें खिलाया करती। और मेरा कोई ऐसा हिसाब था कि मैं जितना भी खाती मुझ पर वजन नहीं लगता। मेरी त्वचा हमेशा ही चमकती रहती। मुझे देखकर हैरान होते और कहते थे कि हाँ, इतना अच्छा खाती है तभी तो खूबसूरत है। मेरी माँ घर बैठकर लोगों के कपड़े सीती थी और जो भी पैसे बनते थे वह मुझ पर ही लगाती थी। घर हमारा अपना था और खाने पीने का खर्च इतना ज़्यादा नहीं था। मेरे एक मामा भी थे जो बाहर के मुल्क में होते थे और वह हर सिर्फ मेरे लिए हर महीने कुछ पैसे भेज देते थे और मैं उनसे अपनी पसंद के कपड़े और चीज़ें बनवाया करती थी। और मुझे अपनी ज़िंदगी से सबसे बड़ा प्यार था। पर अब मेरी उम्र शादी की हो गई थी और मेरी माँ ने कहा था कि तू बहुत खूबसूरत है, इतनी प्यारी है कि तुमसे कोई गलती भी हो जाए तो तुझे कोई कुछ नहीं कह सकता। लेकिन शादी करके दूसरे घर जाके वह खूबसूरत लड़कियों को भी घर की नौकरानी बना देते हैं। पर मैं अपनी माँ से कहती कि आप मुझे ऐसे वैसे परिवार मत ब्याहना जहाँ पर इस तरह के लोग होंगे। मुझे अच्छे अमीर परिवार में ही शादी करना। दिन भर भी वह मेरे लिए मेरी पसंद के ही खाना बनाती और रोज़ रात को मुझे एक गिलास गर्म दूध पिलाती थी जिसमें थोड़ा सा असली घी भी डाल देती और इस दूध को पीते ही मुझे बहुत नींद आ जाती। मैं तुरंत सो जाती थी। ऐसा नहीं था कि हमेशा से यह रूटीन चल रही थी, पिछले कुछ महीनों से ही ऐसा हो रहा था। उससे पहले मैं बहुत बीमार हो गई थी तो डॉक्टर ने कहा था कि इसकी खुराक का बहुत ख्याल रखना, इसीलिए इसके बाद से यह सब कुछ हो रहा था। एक दिन मैंने देखा कि मेरे माँ के पास बहुत सारे पैसे थे। मैंने कहा कि आपके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए हैं? तो कहने लगी कि बहुत बड़ा ऑर्डर आया है, शादी के कपड़े हैं। मैंने कहा कि शादी के कपड़े तो फिर मुझे भी दिखाएं, मैं भी देखूं, क्योंकि शादी के कपड़े वो तो बहुत सुंदर होते हैं और दुल्हन का जोड़ा भी आया होगा। मुझे ऐसा चीज़ों को देखने का बहुत उत्सुकता रहती थी। लेकिन मेरी माँ ने थोड़ा सा घबरा गई और कहने लगी कि नहीं, कपड़े अभी आए नहीं हैं, अभी तो उन्होंने पैसे भेजे हैं, कपड़े तो 2-4 दिन बाद आ जाएंगे। यह भला कैसी बात थी कि उन्होंने पैसे भेज दिए और कपड़े नहीं भेजे? इतना कौन अच्छा था? यहाँ पर जो एडवांस में पैसे दे रहा था इसका मतलब था कि मेरी माँ झूठ बोल रही थी। लेकिन फिर ज़्यादा पैसे कहाँ से आए थे? और आजकल तो उनके पास ज़्यादा ही पैसे रहते थे। वह मुझसे झूठ क्यों बोल रही थी? पर मुझे पता है कि अब मैं कुछ भी बोलूँगी तो झूठ ही बोलूँगी, इसीलिए मैंने ज़्यादा बात नहीं की। मेरी माँ मेरा ख्याल तो बहुत रखती थी। रात को फिर आ गई थी दूध का गिलास लेकर। मैंने कहा कि आज मेरा मन नहीं कर रहा है दूध पीने का। तो कहने लगी, आज तो पीना ही पड़ेगा। सुबह तो कह रही थी कि मेरी टांगों में दर्द है, मेरे पैरों में दर्द है। मैंने कहा कि हाँ, मेरी कमर में भी दर्द था। तो उन्होंने कहा कि तू दूध पी ले, सब ठीक हो जाएगा। मैंने दूध पी लिया और 15 मिनट में ही मुझे ऐसी बेहोशी वाली नींद आई कि मेरी आंख कब लग गई पता ही न चला। और सुबह हुई तो फिर से मेरे शरीर में दर्द था।
मैं लंगड़ा लंगड़ा कर चल रही थी। मेरी माँ परेशान हो गई। उसने कहा कि लगता है तुझे लोग देखते हैं ना, इसीलिए तुझे नज़र लग जाती है। मैंने कहा कि आप भी नज़र पर विश्वास रखती हो? तो मेरी माँ ने कहा, हाँ, हम लोग भी नज़र पर विश्वास रखते हैं, क्योंकि कुछ लोगों की नज़र बहुत बुरी होती है और वह आपको इस तरह से देखते हैं कि नज़र लग जाती है, वरना तू खुद सोच कि तू किस चीज़ की कमी है। मैंने कहा कि हाँ, बात तो कुछ ऐसे ही है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि रोज रात को मेरे कमरे में कोई न कोई आता था। वह कोई औरत नहीं बल्कि मर्द होते थे। मैं माँ से पूछती थी कि मेरे कमरे में रात को कोई आया था, तो वह कहती कि नहीं, कोई नहीं आया। लेकिन मुझे भी लगता था कि पता चल जाता था कि मेरे बिस्तर पर बैठा है, पर मैं उठ नहीं पाती थी। मुझे वह तो महसूस होते थे, पर मेरे अंदर उठने की हिम्मत नहीं होती थी। मेरी आंखें नहीं खुलती थी, जैसे मैं बहुत ज़्यादा नींद में हूँ। लेकिन ऐसा कैसे हो जाता? अगर कोई इंसान सो रहा होता जब और कोई दूसरा उसे आकर कहे कि उठो उठो, जलजला आ गया, भागो भागो, कोई आपत्ति आ गई, तो मुसीबत आ गई, तो वह नींद से उठकर भाग जाता है। लेकिन मुझे कैसी नींद आती थी कि मुझे पता चल जाता था कि कुछ हो रहा है और मुझे उठ जाना चाहिए, लेकिन मैं फिर भी उठ नहीं पाती थी। ऐसी बेहोशी वाली नींद मुझे कहाँ से आ रही थी? और ये 2-3 महीनों से ही हो रहा था। इन 2-3 महीनों में मैं वैसे बहुत कुछ बदल गया था। मुझे अजीब सी नींद आती थी। मेरी तबीयत खराब रहने लगी थी। मेरी माँ के पास पैसे भी बहुत ज़्यादा होते थे और घर की चीज़ें भी आ रही थी, और मुझे भी रातों को इस तरह से महसूस होता था। अगर अपनी माँ के बारे में सोचो तो वह तो किसी चीज़ में कमी नहीं रखती थी। मैं मुझसे बहुत प्यार करती थी, मेरा बहुत ख्याल भी रखती थी। मुझे नहीं याद कि आखिरी दफ़ा उन्होंने मुझे कब डांटा था या बचपन में कभी मुझ पर हाथ उठाया हो। वह तो पूरे मोहल्ले के लिए एक मिसाल थी। लोग कहते थे कि लक्ष्मी जैसी माँ कोई हो ही नहीं सकती। एक दिन मैं अपनी एक कजिन के घर चली गई। वह मेरे चाचा की बेटी थी। मैं जाकर उसके पास बैठ गई और बातों बातों में उसने बताया कि आजकल मेरी तबीयत खराब है। तुम्हारी तबीयत खराब है तो वह एक नॉर्मल बात है। तुम यह शुक्र करोगी तुम्हारी किस्मत नहीं खराब, वरना तुम्हारी माँ तुम्हारी सारी जिंदगी बर्बाद कर सकती थी। वह जिस तरह से तुम्हें देखे हुए है ना, इस तरह से अपनी असली माँ को नहीं रखती। हाँ, ये बात सच थी कि लक्ष्मी मेरी असली माँ नहीं थी। मेरी असली माँ इस दुनिया से जा चुकी थी। वह मुझे जन्म देते ही मर गई, और जब तक मैं 2 साल की हुई तो मेरे बाबा भी चले गए। शुरू से ही मुझे मेरी सौतेली माँ ने ही पाला, और फिर बाबा भी इस दुनिया से ना रहे तो उसने दूसरी शादी भी नहीं की और मुझे ही पालने में अपनी जिंदगी गुजार दी। क्योंकि उससे पहले उसकी शादी हुई थी, पर वह कभी माँ नहीं बन सकती थी। उसके पास कभी संतान नहीं हो सकते थे, इसीलिए उसने ऐसे मर्द से शादी की जिसकी पहले से ही एक बेटी थी, यानी कि मेरे बाबा से। पर मेरे बाबा भी तो इस दुनिया से ज़्यादा न रहे। कभी लोग हैरान होते थे कि लोग मुझे कहते थे कि तू झूठ बोलती है, लगता है तेरी सौतेली माँ तुझ पर हाथ भी उठाती है, तुझसे सारे घर का काम भी करवाती है। मैंने कहा कि फिर ऐसा तो मुझे झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी? और देखो मेरे हाथ पैर को, लगता है कि मैं घर के काम करती हूँगी, बर्तन धोती हूँ। तो फिर लोग कहते कि हाँ, लगता तो नहीं है, ऐसा लगता है कि तू बिस्तर से भी नहीं उतरती। मुझे भी पहले यह बात पता नहीं थी कि लक्ष्मी मेरी असली माँ नहीं है। यह बात मुझे 1 साल पहले ही पता चली थी, और अब मेरी उम्र 19 साल हो गई थी। वह भी इसी खानदान के एक औरत ने बताया था कि मैंने उसे सीधा कह दिया कि मेरी अपनी माँ नहीं है तो क्या हुआ, मैं तो जब से आँख खोली हूँ उसी को देखा है। अभी तक मैंने ये भी नहीं बताया था कि मुझे पता चल चुका है कि वह मेरी अपनी माँ नहीं है।
मुझे उसे यह पता कर दुखी करने की क्या जरूरत थी। इसने मेरे लिए इतना कुछ किया था और मेरे लिए यह मेरी माँ से भी बढ़कर थी। लेकिन लोग बातें करते थे, वह कहते थे कि आज तक ऐसी कोई सौतेली माँ नहीं देखी जो अपनी सौतेली औलाद के लिए इतना करे। इतना तो कोई अपनी माँ भी अपने बच्चे के लिए नहीं खिलाता और इतनी मेहनत करती, यहाँ तक कि अपने दूसरे शादी भी नहीं की। यह कैसे हो गया? यह जो हमारा समाज है ना, इसको मोहब्बत हजम नहीं होती। वह कहते हैं ना कि नफ़रत की आवाज़ बहुत ऊंची होती है। नफ़रत से भरी हुई कहानियाँ बहुत आगे जाती हैं और मोहब्बत की कहानियाँ कहीं खो जाती हैं। सौतेली माँ अपनी सौतेले औलाद के साथ कैसे अच्छा हो सकती है, यह बात तो किसी को भी हजम नहीं हो सकती थी। इसीलिए लोग इस तरह की बातें करते थे, पर मैं तो इस बारे में सोच भी नहीं थी जब तक कि मुझे कोई और याद न दिलवा देता। पर अपनी कज़न को जब मैंने यह सब कुछ बता दिया तो उसने कहा कि फिर तो यह सब कुछ तेरी साथ तेरी माँ ही करवा रही है। मैंने कहा कि तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी माँ मेरे साथ क्या करवा सकती हैं? उसने कहा कि तुम खुद ही तो कह रही हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि कहीं तुम्हारे कमरे में रात के समय कुछ मर्द आ जाते हैं। तो एक बात मुझे ये बता कि जवान खूबसूरत लड़की के कमरे में 4 के 5 मर्द कब आते हैं? अब लोग जवान हो गए थे, पता तो हमें हर बात की थी, पर मैं डर गई। मैंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। उसने कहा कि फिर तेरी कमर में दर्द क्यों रहता है? क्यों बीमार रहती है? मेरी शक्ल देख, तेरी शक्ल भी ऐसी लग रही है जैसे तेरी शादी हो चुकी है। ऐसा कौन सा जो मुझसे जलता नहीं था? लेकिन उस दिन मैंने अपनी बहन की बातों पर विश्वास कर लिया और यह नहीं सोचा कि वह मुझसे जलती है, इसलिए मेरे दिमाग में गलत बात डाल रही है। उसकी बात सुनकर तो मैं घर आ गई थी और सोचने लगी। अब मेरे दिमाग में सारी कड़ियाँ आपस में मिलने लगी थी। 2-4 महीने से मेरे साथ यह मसला बना था और 2-3 महीने से ही मेरी माँ के हाथों में इतने पैसे थे कि ख़त्म नहीं हो रहे थे। वो मेरा ख्याल भी बहुत रखती थी। कहीं वह मेरा ख्याल इसीलिए तो नहीं रखती थी कि जैसे बकरे को ज़्यादा खिलाया जाता है, क्योंकि फिर उसको कुर्बानी देना होता है। मेरी माँ किचन में खड़ी मेरे लिए दूध बना रही थी और मैं उसको देख रही थी। वह कहने लगी कि क्या बात है गीता, क्या देख रही हो? मैंने कहा कि यह देख रही हूँ कि आप कितने चाह और प्यार से मेरे लिए रोज़ यह दूध बनाती हैं। क्या मिलाती हो इसमें? उसने कहा कि क्या मिलाती हूँ, असली घी होता है, कुछ बादाम होते हैं, थोड़ी सी शक्कर होती है और दूध होता है और मेरा ढेर सारा प्यार होता है। मैंने कहा कि कौन सा प्यार होता है? वह प्यार जो सौतेली माँ बच्चों से करती है। लेकिन सौतेली माँ तो बच्चे से कभी प्यार ही नहीं करती। मेरी माँ के हाथ रुक गए और वह मुझे देखने लगी। उसने कहा कि आज तू यह कैसी बातें कर रही है? कौन है तेरी सौतेली माँ? मैंने कहा कि मुझे पता है कि आप मेरी माँ नहीं, मेरी सौतेली माँ हैं। तो वह यह सुनकर हैरान रह गई। मैंने कहा कि हाँ, मुझे 1 साल से इस बारे में पता है, मुझे रिश्तेदारों ने बता दिया था, पर मैंने आपसे कभी ये नहीं बात की। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा कि हाँ, मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। तेरी माँ ने तो तुझे कभी देखा ही नहीं, न उसे तुझे अपनी गोद में उठाने का वक्त मिला। वह बेचारी इस दुनिया से चली गई, लेकिन मैंने तुझे पाला पोसा, अपना दूध ना पिला सकी, पर सारी रात तेरे लिए जगती थी। तुझे यह बात जिसने भी बताई है ना गीता, यह बात हमेशा याद रखना कि वह कभी भी तेरे लिए अच्छा नहीं सोचती होगी, वरना वह मुझे यह बात न बताती। मैंने कहा कि हाँ, मुझे भगवान की कसम है कि जब मुझे यह बात पता चली थी तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। मैंने उसको भी यही कहा था कि अगर मेरी माँ सौतेली है तो क्या हुआ, मेरे लिए तो वह मेरा सब कुछ है।
लेकिन आज कुछ मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी माँ होती है और पराई माँ पराई होती है। तो मेरी माँ ने कहा कि क्यों, आज ऐसा क्या हो गया है कि तुझे ऐसा लग रहा है? क्या गलती कर दी है मैंने? तू मेरा दिल जला रही है। तुझे एक बात बताती हूँ, अपनी माँ बहुत प्रेम करती है ना बच्चों से, क्योंकि उसने उस बच्चे को खुद जाना होता है, उसके लिए तकलीफ उठाई होती है, तो उसका प्रेम करना तो बनता है ना। वह प्रेम नहीं करेगी तो कौन करेगा? उसका अपना बच्चा होता है। लेकिन अगर सौतेली माँ अपनी माँ से भी बढ़कर प्यार करे तो फिर यह बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि उसने आपके लिए कोई तकलीफ नहीं उठाई होती है, आपको जाना नहीं होता है, फिर भी वह आपसे प्यार करती है तो उसके नंबर ज़्यादा बनते हैं। गीता, मैंने तेरे लिए अपनी जवानी खराब की है, तुझे ये बात नहीं करनी चाहिए। यह पीले दूध और का गिलास इतना कहकर वहाँ से चली गई। मुझे भी बाद में ऐसा लगा कि मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है, पर सुबह जब मैंने अपनी माँ के सिर्फ एक लफ्ज सॉरी का बोला तो वह मुझे बिल्कुल पहले जैसी हो गई और उसने कहा कि कोई बात नहीं, बच्चे तो इसी तरह के होते हैं, लेकिन माँ बाप जो होते हैं ना, उनके दिल बहुत बड़े होते हैं, इसीलिए वो माफ़ कर देते हैं। मैं फिर से अपनी कजिन से मिलने गई और मैंने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि यह जो तेरी सौतेली माँ है ना, यह पहले हमारे साथ रहती थी। तू इससे पूछ कि इसने घर परिवार क्यों छोड़ा और यह तुझे लेकर इतनी दूर के इलाकों में क्यों चली गई? इसीलिए ताकि अपने मर्जी से रह सके, क्योंकि वहाँ पर तो तू हम सब के लिए आंखों के सामने रहती थी। एक मोहल्ला था, उसमें आधे से ज़्यादा हमारे अपने ही घर के थे, सब लोग एक दूसरे के जानने वाले थे। पर यह बात हमारे बड़ों के भी अच्छी तरह पता है और अब तक नहीं समझ सके कि एक दिन इसको न जाने क्या हो गया था कि यह तुझे उठा के पागलों की तरह भागी और कहने लगी कि अब मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं रखूँगी। और उसी वक्त तेरी उम्र ही क्या थी, बहुत कम उम्र की थी तेरी। मैंने कहा कि हाँ, ये बात तो मुझे भी याद है, लेकिन यह सब क्या हुआ था, कैसे हुआ, मुझे भी आज तक नहीं पता चला। बस उस दिन के बाद से ही हम लोगों ने दूसरा घर ले लिया था। यह घर मेरी माँ बाप का था, यानी कि मेरी सौतेली माँ बाप का, और यहाँ पर अब हम लोग रहते हैं। इसीलिए मैंने अपने रिश्तेदारों से ज़्यादा मिल नहीं पाती थी, पर मेरी यह कज़िन मेरी अच्छी दोस्त थी, तो कभी कभी मैं इसके घर चली जाती थी। ये सारी बातें सोचना भी नहीं चाहती थी, लेकिन अब शायद मुझे सोचना चाहिए था, क्योंकि यह सब कुछ आम नहीं था। मुझे रोज रात को ऐसा क्यों लगता था कि जैसे मेरे बिस्तर पर 4-5 मर्द बैठे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं था कि मेरी माँ मुझे बेच रही थी? और क्यों न बेचती मुझे, मैं इतनी सुंदर थी, खूबसूरत थी, वह मेरी खूबसूरती को बेच सकती थी और आजकल उसके पास बहुत ज़्यादा पैसे भी होते थे। एक दिन मैंने फिर से उसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं? तो उसने कहा कि यह तू मत पूछ कर पैसे कहाँ से आते हैं, लेकिन तुझे मैं बहुत ज़्यादा खुश कर दूंगी। मैंने कहा कि हाँ, मुझे भी तो कुछ करना चाहिए। जब खुद इतनी खुश हो रही हो तो मेरी माँ ने भी कहा कि आजकल तू मुझसे किस तरह से बातें करती है। जब तू बचपन में गलती करती थी तो मैं तुझे थप्पड़ भी मारती थी। मैं तेरी सौतेली माँ सही, लेकिन तुझे प्यार भी मैंने किया है और गुस्से भी मैंने ही किया है। लेकिन अब तू इस तरह की बातें क्यों कर रही है? क्यों मुझे गुस्सा दिला रही है? मैंने कहा कि गुस्सा आएगा तो क्या कर लोगी? ऐसा कुछ सोचना भी नहीं। वाकई मेरी जुबान में जहर घुल गए थे। मुझे मेरी माँ पर गुस्सा आ जाता था, क्योंकि मुझे पता था कि वह मेरे साथ कुछ कर रही थी, और अगर
वह मेरे साथ ऐसा कुछ कर रही थी तो क्या यह छोटी बात थी। वह मुझे इस्तेमाल कर रही थी। रोज़ कहती थी कि तेरे लिए कोई रिश्ता तलाश करना है, लेकिन आज इस बात का 1 साल हो गया था कि कोई भी रिश्ता हमारे घर नहीं आया था। इसका मतलब था कि रिश्ते के बारे में भी झूठ बोलती थी ताकि बस मुझे इस तरह लगाए रखें कि हाँ रिश्ता है, लेकिन कोई रिश्ता नहीं था। मैंने सोच लिया कि मुझे क्या करना है। ये जो मेरी माँ मुझे रोज़ एक गिलास दूध पिलाती थी ना, इस दूध के अंदर ही वह कोई ऐसी चीज़ मिला दिया करती हैं, क्योंकि जैसे ही मैं दूध पीती थी मुझे बहुत सुकून की नींद आ जाती थी और ऐसी नींद आती थी कि जैसे मैं बेहोश हो गई हूँ, मुझसे उठा भी नहीं जाता था। मैंने सोच लिया कि आज के दूध नहीं पीऊँगी, लेकिन उसको ये भी बात नहीं बताऊँगी। नाटक करूँगी कि दूध पी लिया है, लेकिन असल में दूध नहीं पीऊँगी। फिर देखूँगी कि रात को क्या होता है, क्योंकि मुझे याद है कि एक दिन मैंने दूध पीने से इनकार कर दिया था, लेकिन मेरी माँ ने फिर भी मुझे ज़बरदस्ती दूध पिलाया था और कहा था कि यह सब तेरे लिए बहुत ज़रूरी है। असल में मेरे लिए ज़रूरी नहीं था, उनके अपने लिए ज़रूरी था। अब मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो मैं बेवकूफ़ बनती जा रही थी, और मैंने ये भी सोच लिया था कि अगर मेरी माँ गलती हुई तो मैं इसके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं करूँगी। पुलिस को बता दूँगी, अपने रिश्तेदारों के पास रहने के लिए चली जाऊँगी और इसको सजा दिलवाऊँगी। एक दिन मैंने उसी से पूछा कि तुम्हारे पास मेरी असली माँ की कोई तस्वीर है? उसे यह बात बहुत बुरी लगी। उसने कहा कि तुझे तेरी अपनी माँ याद आ रही है। मैंने कहा कि याद कैसे आएगी, अब मैं उसको जानती नहीं हूँ, पर देखना चाहती हूँ कि वह कैसे लगती हैं। इसका मतलब है कि वो भी मेरी तरह खूबसूरत थी, तभी तो मैं उसी पे गई हूँ। न तो मेरी माँ ने कहा कि हाँ वो तेरी तरह खूबसूरत थी, गोरी चिट्टी थी, तभी तो उस पर गई है, लेकिन मेरे पास उसकी कोई तस्वीर नहीं है। अगर मेरे पास तस्वीर होती तो मैं तुझे ज़रूर दिखाती, लेकिन तू अपने आप को शीशे में देख ले, तू ही समझ ले, तू अपनी माँ को ही देख रही है, बिल्कुल तेरी तरह ही थी। सच कहते हैं कि जिसको कभी न देखा हो न जाना हो, आपको उसकी याद नहीं आ सकती। मुझे भी मेरी अपनी माँ की याद नहीं आ रही थी, पर दिल में एक बात ज़रूर आ रही थी कि अगर मेरी अपनी माँ मेरे साथ होती तो मेरे साथ ऐसा कभी नहीं कर सकती थी जो यह मेरे साथ कर रही थी। माँ का दिल बड़ा नर्म होता है। माँ बच्चे को कभी कोई तकलीफ़ नहीं होने देते। सोच लिया था कि आज रात वह दूध गिलास नहीं पीऊँगी, और रात होने में थोड़ा समय बाकी था। रात होने का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि आज मुझे इस राज के बारे में पता चल जाना था कि मेरी माँ मेरे साथ ऐसा कौन सा खेल खेल रही थी। रात होने से पहले मैंने अपनी माँ को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए सुना। कहने लगी कि मुझे बड़ा ऑर्डर चाहिए, मेरा काम नहीं हो रहा है। एक काम को 4 से 5 की बजाय 8 को 9 को भेज दो। जब मैंने यह सब सुना तो मैं हैरान रह गई। इसका मतलब है कि मेरी माँ ही मेरे साथ यह सब कुछ कर रही थी, और अब वह 4-5 मर्दों के बजाय 8-9 मर्दों को बुला रही थी और इतनी आसानी से ये सब कुछ कर रही थी। मेरी आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि मैं भी तो अभी तक इसी को अपनी माँ समझती रही थी। इसके अलावा मेरा इस दुनिया में कौन था? हाँ, कुछ रिश्तेदार थे, लेकिन वह सब तो मुझसे जलते थे, क्योंकि उन्होंने मेरे साथ आज तक कुछ अच्छा नहीं किया था। तो वह सब अब कैसे करते? मेरी माँ सबसे बगावत करके निकली थी, वह भी तो एक बात थी। मैं अपने कमरे में चली गई। आज मैंने अपनी माँ को रोकने वाली नहीं थी। आने देती हूँ, फिर जैसा होगा वैसा देखूंगी। वह दूध बनाकर मेरे कमरे में ले आई और मुझे कहा कि यह पी लेना, और मैंने उसके सामने ही गिलास साइड में रख दिया। फिर वो वहाँ से चली गई। मुझसे कुछ उदास और नाराज़ थी, लेकिन मैंने दूध नहीं पिया और जाकर बाथरूम में दूध को फेंक दिया और अब बिस्तर पर बैठे इंतज़ार करने लगी कि क्या होता है।
अजीब सी बात थी कि मुझे फिर भी नींद आ रही थी। मैं हैरान हो रही थी, क्या अब भी मुझे नींद क्यों आ रही है? आज तो मैंने दूध भी नहीं पिया था। और मैंने जब उठकर जाकर देखा तो मेरी माँ भी अपने कमरे में सुकून से सो रही थी और दरवाज़ा भी बंद था और उसने दरवाजे को अंदर से ताला लगाया था। जब से मैंने ये कहना शुरू किया था कि मुझे लगता है कि घर में कोई आ जाता है, तो वह दरवाजे के अंदर से ताला लगा देती थी और चाबी भी उसी के तकिए के पास पड़ी हुई होती थी। यह क्या हो रहा था? मुझे तो इतनी नींद आ रही थी कि मैं जैसे बस बिस्तर पर लेट जाती और आंखें बंद करके तुरंत सो जाती। लेकिन मैंने तो दूध नहीं पिया था। इसका मतलब था कि मेरी माँ दूध में कुछ नहीं मिलाती थी। फिर मेरे साथ क्या हो रहा था? मैं बिस्तर पर लेट गई और 15 मिनट बाद मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे 5 मर्द मेरे बिस्तर के ऊपर बैठे हैं। मैंने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया और उठकर देखा तो वहाँ पर कोई भी नहीं था। मेरी माँ वहाँ आ गई और मैंने उनके सामने सब कुछ बोल दिया। कहा कि वह लोग जो अभी यहाँ पर बैठे थे, तुम तो मुझे बेच रही हो, लोगों के अंदर बुलाती हो, मुझे धंधा करवा रही हो। मैंने पागलों की तरह रोना शुरू कर दिया। मैंने कहा कि सौतेली बेटी हूँ ना, इसीलिए ये सब कर रही हो। और वह हैरान रह गई और उसने गले लगा लिया। वह भी रोने लगी और उसके बाद उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं हैरान रह गई थी और मुझे मेरे सारे घर वालों को जवाब मिल गया था। मेरी माँ ने कहा कि जो तू मेरे पास पैसे देख रही थी ना, वह काम के ही पैसे थे। मैं दिन रात काम कर रही थी और इतने पैसे इसीलिए जमा कर रही थी क्योंकि तूने कहा था कि मुझे बड़ा वाला मोबाइल लेना है। मैं तेरे मोबाइल के लिए पैसे जमा कर रही थी और जो तूने फ़ोन पर बात करते हुए सुना कि 4-5 से काम नहीं चलेगा, 8-9 भेज दो, वह मैं कपड़ों की जोड़ों की बात कर रही थी, मर्दों की नहीं। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे ऐसा क्यों लगता है कि तेरे बिस्तर पर कोई मर्द बैठा है, क्योंकि जब तू बहुत छोटी थी और हम तेरे रिश्तेदारों के घर में रहते थे तो एक दिन मेरे रिश्तेदारों की गलती और लापरवाही की वजह से तुझे कुछ लोग उठाकर ले गए थे। क्योंकि तू बहुत ज़्यादा सुंदर थी। वह 5-4 लोग ही थे, पर तेरे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ था। लेकिन उस वक्त तक तू अपने होश में नहीं थी। डॉक्टर ने कहा था कि आपकी बेटी ठीक है, वक्त के साथ ही सब कुछ भूल जाएगी, इसको पता भी नहीं चलेगा। यह सब कुछ तेरे खानदान वालों की वजह से हुआ था, इसीलिए मैं तुझे वहाँ से लेकर यहाँ आ गई थी। डॉक्टर ने कहा था कि तुम्हें इस बारे में पता नहीं है, लेकिन इसके दिमाग में किसी कोने में यह बात हमेशा ही जिंदा रह सकती है। इसे बुरे बुरे सपने आएंगे, इसीलिए तुझे रात को बुरे सपने आते हैं। मैं तुझे दूध के अंदर थोड़ी सी नींद की दवा मिला कर देती हूँ ताकि तू सो सके, लेकिन वह बिल्कुल भी थोड़ी सी होती है ताकि तुझे बुरे सपने आते हैं। इस घर में क्यों आएगा कोई? मैंने तुझे इन सब से लिए नहीं बचाया था। मैं तेरी सौतेली माँ हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तेरे साथ यह सब कुछ करती हूँ। तू तो मेरे लिए मेरी जान है। मेरी माँ मुझे उस डॉक्टर के पास मिलवाया और ये भी बताया कि तेरे लिए रिश्ता तो तलाश कर रही थी, लेकिन अच्छे लोग नहीं मिल रहे थे। मैं चाहती हूँ कि जिस तरह मैं तुझे संभाल कर रखती हूँ, उसी तरह तेरा पति भी तेरा बहुत ख्याल रखे। और जिसने तुझे मेरे खिलाफ भड़काया है, उसी के जानने वाले ने तो तेरे साथ यह सब कुछ करवाया था। मैं तो अपने मुंह पर हाथ रख कर रह गई। मैंने उनके बारे में कितना बुरा सोचा था, लेकिन उसने मेरे साथ कितना अच्छा किया था। वह भी तो दूसरी शादी कर सकती थी, पर उसने मेरे लिए अपनी जवानी कुर्बान की थी और मुझे बड़ा किया था। मैंने उनसे माफ़ी मांगी तो माँ ने मुझे माफ़ कर दिया और कहा कि बस तू किसी की बातों के बारे में मत आना, और ये भी तेरे साथ हो रहा है, तेरी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैंने कहा इसमें आपकी गलती नहीं है। मुझे बाकी कुछ याद नहीं था, बस वह अतीत के साये थे जो मेरी आंखों के सामने बसे हुए थे, लेकिन मैं
उन्हें ठीक से समझ नहीं पा रही थी। बस उसके बाद से मैंने किसी की बातों पर ध्यान देना छोड़ दिया। मुझे अब कोई कुछ नहीं कहता है। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि मैं आपके लिए लाती हूँ सबसे ओरिजिनल कहानियाँ। शुक्रिया।